Hello everyone. So this is Pooja Dangi and welcome back to my YouTube channel Physics Sorts. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मोशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर। मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स। इसके अंदर हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि किसी भी चीज को अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो क्या कंडीशन होती है, अगर एक्सेलरेशन करवाना है तो क्या कंडीशन होती है। ये सारी चीजें आज इस चैप्टर में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So, first of all, introduction. In this chapter, we study how forces affect the motion of objects. यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो फोर्सेस हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन क्या थे वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि जो न्यूटन्स के जो 3 लॉज हैं वो क्या है, एक बेसिक फाउंडेशन फॉर्म करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की एक शुरुआत होती है न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन से। ये बेसिक है क्लासिकल मैकेनिक्स का। ठीक है। सो दीज कॉन्सेप्ट हेल्प us to understand why objects move or remain at rest। तो ये चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें इस चीज को समझने में हेल्प करेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे क्यों रहते हैं, वो मूव क्यों करते हैं। ये सारी चीजें हम इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स क्या है। जैसे कि आप कभी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पे गेट के ऊपर लिखा हुआ होता है पुश या फिर पुल। ठीक है। और आप वहां पे कंफ्यूज भी होते होंगे कि इसको पुश करना है या फिर पुल करना है। तो जैसे ही हम उसको पुश या फिर पुल करते हैं तो दरवाजा क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है। सो ये जो पुश और ये पुल है यही क्या है, फोर्स है। ठीक है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, या तो पुश करते हैं उसको या फिर उसको हम पुल करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि फोर्स क्या है, एक्सटर्नल पुश या फिर पुल है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्ट कर रहा है। ठीक है। नाउ इट कैन चेंज, यानी कि इस फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है किसी भी बॉडी के ऊपर, ये क्या किस किस चीज को चेंज कर सकती है। सो फर्स्ट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको ये क्या कर सकती है, उसकी स्टेट को, रेस्ट की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकती है। दैट इज, मान लेते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है। इस ब्लॉक को हमने क्या किया, पुश कर दिया। ठीक है। सो ये पुश करने के बाद ये क्या हो गया, मूव करने लग गया। मैं मान लेते हैं इसकी पहली जो स्पीड थी वो क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड थी, क्योंकि ये रेस्ट में रखा हुआ था। अब इसकी स्पीड है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। सो फोर्स ने क्या किया कि इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, अब ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। सो फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, द स्पीड ऑफ मोशन। दूसरा ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, उसके मोशन की जो स्पीड है उसको चेंज कर सकते हैं हम फोर्स की हेल्प से। जैसे कि हम ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। ठीक है। हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रखा था कुछ, अब मान लेते हैं एक बंदा और आ गया, वो भी इसको पुश करने लग गया। अगर वो भी पुश करने लग गया तो क्या हो गया, यहाँ पे फोर्स बढ़ गया। फोर्स अगर बढ़ गया तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है। तो यानी कि फोर्स हमने इसके ऊपर बढ़ाया, या फिर ये कह सकते हैं कि ये पहले से एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा था, हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो इसकी स्पीड क्या हो गई, अब 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है। तो यानी कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है, स्पीड ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। ठीक है। अब देखते हैं, अब मान लो ये इसी डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है। ये एक सेम डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहा था। अब क्या किया किसी ने, मतलब ये जो यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे थे, ये दोनों बंदे जो यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे ये दोनों यहाँ पे जाके फोर्स लगाने लग गए। ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। पहले ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, अब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो फिर ये कहाँ पे मूव करेगा ऑब्जेक्ट,
इधर की तरफ मूव करेगा, ये अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। सो और क्या कर सकता है फोर्स, यहाँ पे फोर्स ने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को चेंज किया है। ठीक है। या फिर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, मान लेते हैं यहाँ पे ये फोर्स लगा दिया हमने, तो ये कहाँ पे जाएगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सो इससे हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट किस तरीके से चेंज कर सकता है, मान लेते हैं कोई भी प्लास्टिक की बॉल है, उसको हमने क्या कर दिया, इस तरीके से स्क्वीज कर दिया। स्क्वीज कर दिया तो वो क्या होगी, जो उसकी शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। जैसे ही उसको वापस छोड़ेंगे वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर, वो क्या हो गया, उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई। सो और क्या कर सकता है फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है, स्पीड ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है। आई होप दिस क्लियर टू ऑल। नाउ जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि पुश या फिर पुल, मान लो किसी दरवाजे पे लिखा हुआ है पुश, और हमने उसको पुल कर दिया, तो क्या वो ओपन होएगा? नहीं होगा। ठीक है। सो यहाँ पे किस चीज का है सारा कुछ, मतलब किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमने डायरेक्शन अगर रॉन्ग लगा दी तो क्या दरवाजा ओपन हो पाएगा? नहीं होगा। ठीक है। सो यानी कि मेन जो चीज है यहाँ पे वो क्या है, डायरेक्शन है। यानी कि फोर्स जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है फोर्स का और डायरेक्शन भी है। ठीक है। सो फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो therefore force is a वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। सो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एक और ऐसा यूनिट, सॉरी, एक और यूनिट होती है फोर्स की, दैट इज 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन। ठीक है। सो एक न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10⁵ डायन के इक्वल होता है। दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ फोर्स। नाउ I hope this is clear to all. Now our next concept is balanced and unbalanced forces. Balanced and unbalanced forces क्या होते हैं? मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन होती है। तो क्या अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है? ठीक है। और यहाँ पे भी क्या लग रहा है, 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो अगर इन दोनों साइड से 2 न्यूटन इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो क्या ये ब्लॉक मूव कर पाएगा? सो नो, द आंसर इज नो। यानी कि ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं दोनों, वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक टेबल है, और उस टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है। तो वो बुक नीचे कभी भी क्यों नहीं गिरती, या फिर ऊपर हवा में कभी भी क्यों नहीं जाती? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो बुक है ये क्या कर रही है, टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है, और ये जो टेबल है ये किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है। दोनों का जो फोर्स है वो कैसा है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। दैट इज हम कह सकते हैं कि कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है। सो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि वो फोर्स जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है, और डायरेक्शन कैसी होती है, दोनों की ऑपोजिट होती है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स था, और यहाँ पे भी कितना है, 2 न्यूटन फोर्स है। सो दोनों के ऊपर क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। डायरेक्शन का क्या है, डायरेक्शन भी दोनों के ऑपोजिट है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है ये कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बुक जितना फोर्स लगा रही है टेबल के ऊपर, उतना ही फोर्स क्या कर रहा है, टेबल बुक के ऊपर लगा रहा है। सो यहाँ पे भी क्या कह सकते हैं हम कि ये कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बैलेंस्ड फोर्स के रिगार्डिंग? फर्स्ट इज नेट फोर्स क्या होता है इसके अंदर, जीरो होता है। यानी कि जितना फोर्स इधर लग रहा है
उतना ही फोर्स उधर लग रहा है, सो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि नेट फोर्स अगर हम इसका निकालेंगे, किसी भी चीज का नेट फोर्स किस तरीके से निकालते हैं, मान लेते हैं ये कोई भी ब्लॉक है, इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इसका F2, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F3, ठीक है। सो नेट फोर्स किस तरीके से निकालते हैं किसी भी चीज का, जितने भी फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोर्स हो जाएगा, और अगर सेम डायरेक्शन है तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि F1 इसका नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, F नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, और F3 जो है वो कहाँ पे है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो दिस विल बी माइनस माइनस F3, ठीक है। सो नेट फोर्स किस तरीके से निकालना है, समझ आ गया कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सभी फोर्सेस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उस फोर्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द नेट फोर्स। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा था, 2 न्यूटन फोर्स लग रहा था, इसके ऑपोजिट में कितना लग रहा था, 2 लग रहा था, तो दोनों का नेट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा था, F लग रहा था, यहाँ पे भी कितना लग रहा था, F लग रहा था, सो F माइनस F, नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सो यानी कि बैलेंस्ड फोर्स के अंदर क्या होता है, नेट फोर्स हमेशा 0 हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि जो बैलेंस्ड फोर्स है वो किसी भी मोशन की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, स्टेट को चेंज नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमने कंसिडर किया था कि यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स है, यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स है, इसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। सो बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो क्या इसकी स्टेट को ये चेंज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो क्या है, 0 है, और अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है तो ये इसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। तो जो बैलेंस फोर्स है वो क्या है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ये 2 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, तो क्या यहाँ पे फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो क्या यहाँ पे जो फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स है या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो यहाँ पे कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। यहाँ पे क्या है, स्पीड जो है वो है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म अगर स्पीड है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड फोर्स है, यानी कि नेट फोर्स इसका क्या है, 0 है, ठीक है। नेट फोर्स क्या है, 0 है, तभी ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है तो वहां पे कभी भी बैलेंस फोर्स नहीं हो सकता। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में है तो वहां पे क्या होगा, बैलेंस फोर्स जो है वो हमेशा 0 होगा, सॉरी जो फोर्स है वो कैसा होगा, ऑलवेज बैलेंस्ड फोर्स होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ वी विल डिस्कस अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन से होते हैं, जो बैलेंस्ड फोर्सेस के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। बैलेंस फोर्सेस समझ में आ गया, तो अनबैलेंस फोर्सेस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो अनबैलेंस फोर्सेस कौन से होते हैं, जिसमें नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो कौन से होते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं। जैसे कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे लग रहा है मान लो 4 न्यूटन, और यहाँ पे लग रहा है 2 न्यूटन, ठीक है। सो इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 4 - 2, दैट इज 2 न्यूटन इसका नेट फोर्स हो जाएगा। और इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो जाएगा, जो फोर्स ज्यादा लग रहा है उसी की डायरेक्शन में मोशन होएगा, सो इस डायरेक्शन में इसका मोशन हो जाएगा। सो अनबैलेंस्ड कौन से होते हैं, जिसमें नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। नाउ दिस कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को और मोशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ था, हमने यहाँ से 2 न्यूटन लगाया, यहाँ पे 4 न्यूटन लगाया, तो ये क्या है, अब मोशन में आ गया।
ठीक है, सो ये कैसा फोर्स था? अनबैलेंस्ड फोर्स था। ठीक है, एग्जांपल इज पुशिंग ए कार्ट, या फिर हम कार ड्राइव कर रहे हैं, या फिर और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सो वो कौन से होते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूटन के तीन लॉ हैं, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, बेसिक फाउंडेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स के, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया इसको क्यों कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? सबसे पहले हम इनर्शिया समझते हैं। फर्स्ट लॉ को समझने से पहले इनर्शिया क्या होता है? The tendency of a body to resist change in its state of motion। यानी कि इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है जो भी उसके अंदर चेंज हो रहा है उसको रेसिस्ट करने। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बस में बैठे हैं या फिर गाड़ी कार ड्राइव कर रहे हैं, तो एकदम से अगर हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक अगर एकदम से हम लगाते हैं तो हमारी बॉडी कहाँ की तरफ मूव करेगी? आगे की तरफ मूव करती है। सो आगे की तरफ हमारी बॉडी क्यों मूव करती है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो क्या है? स्टेट ऑफ मोशन में है। यानी कि ऑलरेडी हमारी बॉडी है वो किस में है? मोशन में है। तो हमारी बॉडी क्या चाहेगी? मोशन में ही रहना चाहेगी। अगर वो मोशन में रहना चाहेगी मतलब वो क्या करेगी? रेस्ट को ओपोज करेगी। ठीक है, यानी कि उसके जो मोशन में चेंज आ रहा है, यानी कि हमने ब्रेक अप्लाई किया तो हम क्या चाह रहे हैं कि उसको रेस्ट में लेके आना चाह रहे हैं। सो उसको वो क्या करेगी? ओपोज करेगी। तो एकदम से आगे की तरफ हमें झटका लगेगा। ठीक है, सो ये किसकी वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसको? जैसे कि आपने कभी नोटिस किया होगा, बसेस वगैरह जो होती हैं उनके ऊपर जो लगेज होता है, ठीक है, बसेस के ऊपर जो लगेज होता है इसको हमेशा टाई करके रखा जाता है, बांध के रखा जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है? बस के साथ मोशन में है। बस एकदम से इस तरीके से मूव कर रही है, तो ये भी क्या है? मोशन में है। तो जब एकदम से बस रुकेगी तो ये कहाँ की तरफ गिरेंगे? आगे की तरफ गिरेंगे या पीछे की तरफ गिरेंगे? अगर मान लो इसको टाइट नहीं कर रखा है तो ये कहाँ पे जाएंगे? आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? इसका नेचर है। इनर्शिया क्या है? एक इसका मतलब नेचर है। दैट मीन्स ये क्या चाहेगा? ये मोशन में ही रहना चाहेगा। तो इस वजह से ये कहाँ पे जाके गिरेगा? आगे की तरफ गिरेगा, अगर हमने इसको टाई नहीं कर रखा है। तो दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड, अगर मान लो बस रेस्ट में है और ये मूव करना स्टार्ट करती है एकदम से, तो ये कहाँ पे जाके गिरेगा? पीछे की तरफ गिरेगा, क्योंकि अब क्या है? ये रेस्ट में है और ये क्या चाहेगा? रेस्ट में ही रहना चाहता है। सो अगर ये रेस्ट में रहना चाहता है तो ये कहाँ पे जाएगा? पीछे की तरफ गिरेगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट को बसेस वगैरह के अंदर टाई करके रखा जाता है, और इसीलिए हमें सीट बेल्ट पहनने के लिए बोला जाता है। दैट मीन सीट बेल्ट जो है वो क्या है? हमारी सेफ्टी के लिए। अगर मान लो हमने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है तो क्या होएगा? एकदम से आगे जाके लगेगा। ठीक है, सो इसीलिए सीट बेल्ट पहनना नेसेसरी है। ठीक है, आई होप इनर्शिया समझ में आ गया होगा सभी को। सो जो इनर्शिया होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इनर्शिया कितने होते हैं? तीन होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, सेकंड कौन सा होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction। inertia of rest और inertia of motion आई होप इन एग्जाम्पल से समझ में आ गए होंगे। यानी कि जब बस रेस्ट में है और एकदम से चलना स्टार्ट करती है तो हम कहाँ पे जाके गिरते हैं? पीछे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या चाहती है? रेस्ट में रहना चाहती है। वो मोशन को क्या करती है? रेसिस्ट करती है, ओपोज करती है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी समझ में आ गया। ये बस चल रही है तो हम कहाँ पे जाके गिरते हैं? एकदम से अगर बस रुक जाती है तो आगे की तरफ गिरेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है? मोशन में है और वो रेस्ट को क्या करेगी? ओपोज करेगी। ठीक है, नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? जैसे कि मान लो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या चाहेगा? उसी डायरेक्शन में रहे।
जैसे कि इस बस वाले एग्जांपल से ही हम समझ सकते हैं। मान लो बस सीधे सीधे चलते जा रही थी, एकदम से बस ने क्या किया, टर्न कर लिया। ठीक है, आगे टर्न आया तो बस ने क्या किया, टर्न किया। तो आप नोटिस करोगे कि बस जब टर्न कर रही होती है तो हमारी बॉडी इस तरीके से लेफ्ट या राइट की तरफ, जिस डायरेक्शन में बस टर्न करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी क्या करती है, इस तरीके से झुक जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी, और वो क्या चाहती है, इनर्शिया की वजह से वो चाहती है कि वो उसी ही डायरेक्शन में चलती रहे। ठीक है, सो दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सो आई होप इनर्शिया सबको समझ आ गया होगा। सो ये एग्जांपल है इनर्शिया का, पैसेंजर्स जर्क फॉरवर्ड व्हेन मूविंग बस स्टॉप्स सडनली। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप इनर्शिया इज क्लियर टू ऑल। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या चाहेगा हमेशा, या तो अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स हम अप्लाई नहीं कर देते हैं। सो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ इनर्शिया जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो वो क्या चाहता है, इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं हम उसको मूव करवाने के लिए, तो वो रेस्ट में रहना चाह रहा है, यानी कि उस फोर्स को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास लाइटर है ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो बहुत ज्यादा हैवी है फर्स्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इन दोनों में से किसको मूव करवाना ज्यादा इजी होगा? ऑब्वियसली जिसका मास कम है। ठीक है, इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं। सो m1 जो है वो क्या है, लेस देन है m2 से। सो अगर m1 लेस देन है तो इसका इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मास कम है तो कम फोर्स अप्लाई करके हम इसको इजीली मूव करवा सकते हैं। लेकिन अगर मास ज्यादा है तो उसके ऊपर हमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको मूव करवाने के लिए। ठीक है, सो इसका जो इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। या फिर मूव करवाने के लिए, या फिर हम दूसरा किसके लिए बोल सकते हैं, उसको रोकने के लिए, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो दोनों ही कंडीशंस में हमें क्या करना पड़ेगा, जिसका मास ज्यादा है वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मेन चीज यहाँ पे ये चीज हमें याद रखनी है कि जो इनर्शिया है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of force। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मोमेंटम क्या है। सो न्यूटन सेकंड लॉ को समझने से पहले हम एक बार मोमेंटम को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो मोमेंटम क्या है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर m मास है उसका और v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, p से हम मोमेंटम को डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ लीनियर मोमेंटम का डिस्कशन करेंगे। ये जो मोमेंटम है ये कैसा है, लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी होता है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो लीनियर मोमेंटम होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सो लीनियर मोमेंटम है क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। सो मास क्या था इस ऑब्जेक्ट का, m था, और वेलोसिटी क्या है, v। सो दिस इज लीनियर मोमेंटम, दैट इज p इक्वल्स टू m इंटू v। ठीक है, नाउ जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है। जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। ठीक है। नाउ इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। सो एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर मोमेंटम। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। यानी कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। जहां पे हम इसको p से डिनोट करते हैं, p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m इंटू p। m की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। सो लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। सो now let us discuss second law of motion. Second law of motion क्या कहता है? The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of force. यानी कि ये क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, यानी कि मोमेंटम के अंदर जो चेंज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स अप्लाइड के। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? कि टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल पी डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हैं। एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है। यानी कि जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है? डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सॉरी, फोर्स अप्लाइड। सो इसको हम और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है। ये जो डेल पी है यहाँ पे, ये क्या है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दैट इज फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल। ठीक है। दैट इज फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं हमारे पास v है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? u। ठीक है। सो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम यू हो जाएगा, एम यू। ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या था? एम वी। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम यू। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। एंड एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। एम यहां से हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। सो दिस विल बी वी माइनस यू। ठीक है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे कि एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी क्या होता है? एम वी वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अगर यहां से हम देखें तो ये इसको v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। सो दिस विल बी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। ठीक है। और हम यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा के एम इंटू ए। और ये जो के है ये क्या है? इसकी वैल्यू होती है 1। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करी गई है। सो एफ विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। ये भी हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। और दूसरा हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कर सकते हैं? कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है। सो दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ ये यहाँ पे मोमेंटम के बारे में दिया हुआ है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा, फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डेल पी डिवाइडेड बाई टी के।
ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी कि जितना ज्यादा टाइम लगेगा फोर्स को अप्लाई करने में, उतना ही उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। इसको इम्पैक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, दैट इज इम्पल्स, यानी कि डेल पी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इंटू टी हो जाएगा, यानी कि एम वी माइनस यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू टी हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज इम्पल्स। इम्पल्स वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इतना ही समझेंगे कि जो फोर्स है, अगर उसको हम टाइम के साथ कंपेयर करें, तो अगर हम टाइम को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो बॉलर होते जो कैच लेते हैं क्रिकेट के ड्यूरिंग, कैच जब लेते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो कैच लेते टाइम जो हाथ है वो हमारे इस तरीके से नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है। सो वो नीचे की तरफ हाथों को क्यों लेकर जाते हैं, ताकि जो टाइम है वो इंक्रीज हो। जितना ज्यादा टाइम इंक्रीज होगा उसके कांटेक्ट में आने का, फोर्स अप्लाई लगने होने का, ठीक है, उतना ही वहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, कम होएगा। टाइम अगर इंक्रीज हुआ तो फोर्स कम होगा, और अगर फोर्स कम है तो इंजरी होने के बहुत कम चांसेस है। ठीक है। सो इसीलिए क्या किया जाता है, कैच कर लेते टाइम इस तरीके से हाथों को पीछे किया जाता है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, मिट्टी का ढेर है। ठीक है। ये है मिट्टी का ढेर, या फिर बोल सकते हैं रुई है यहाँ पे। ठीक है। ये जो है ये क्या है, रुई रखी हुई है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस सीमेंटेड फ्लोर है। यहाँ पे क्या है, सीमेंटेड फ्लोर। और ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये कॉटन। ठीक है। अब मान लो इसके ऊपर कोई भी जंप करता है। ठीक है। एक पर्सन है यहाँ पे, इस पे जंप करता है, और एक है इसके ऊपर जंप करता है, तो इंजरी किसको होगी, ऑब्वियसली जो सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर जंप कर रहा है उसको इंजरी होगी। ठीक है। लेकिन जो कॉटन के ऊपर जंप कर रहा है उसको इंजरी नहीं होगी, अगर होगी तो भी बहुत कम होगी, बहुत माइनर होगी। ठीक है। इनफैक्ट होगी ही नहीं। ठीक है। सो ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि जैसे ही इसके ऊपर फोल्ड किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो पहले किसके कांटेक्ट में आया है, कॉटन के कांटेक्ट में। कांटेक्ट को प्रेस होने में, इस तरीके से इसको डिस्प्लेस होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, यानी कि यहाँ पे फोर्स का जो इम्पैक्ट होने में टाइम ज्यादा लगा, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, टाइम इंक्रीज हुआ है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। वही यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट इसके सीमेंटेड फ्लोर के कांटेक्ट में आया, टाइम बहुत कम मिला यहाँ पे। सो टाइम यहाँ पे क्या था, कम था, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द इम्पल्स, या फिर हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक जो एक्शन होती है उसका हमेशा क्या होता है, इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो वो भी क्या करेगा, आपको वापस से थप्पड़ मारेगा। ठीक है। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये दीवार है मान लो। ठीक है। दीवार के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, दीवार को इस तरीके से हम पंच कर रहे हैं। तो दीवार के ऊपर अगर हम पंच करते हैं तो क्या होता है, हमें भी चोट लगती है। हमें भी चोट लगती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना फोर्स हमने दीवार के ऊपर लगाया, दीवार ने क्या किया, वापस से हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है। जितना फोर्स हमने दीवार पे लगाया, दीवार ने हमारे ऊपर वापस उतना ही फोर्स लगा दिया। सो न्यूटन क्या कहता है कि जितना फोर्स हम दीवार पे लगाएंगे या फिर किसी भी चीज पे जितना फोर्स हम लगाएंगे, वो क्या करेगी, वापस से उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगाएगी। ठीक है। दैट इज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि कोई भी अगर फोर्स किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वापस उसके ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है। जैसे कि एक बुक रखी हुई है टेबल पे, तो बुक क्या कर रही है, टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है, टेबल क्या कर रहा है, वापस से बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है उतना ही। ठीक है। सो दिस इज
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो some important point regarding Newton's third law of motion. First is forces always occur in pairs, यानी कि जो forces जो है वो हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। That means कभी भी एक फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमेशा उसका पेयर होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज पे अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसने भी क्या किया, वापस हमने हमारे ऊपर उसने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, सो forces are always occur in pairs. Action and reaction acts on different bodies, यानी कि जो एक्शन है और जो रिएक्शन है वो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करती है। जैसे कि एक्शन तो किसके ऊपर लगा, यहाँ पे दीवार पे एक्शन हुआ है, और रिएक्शन किस पे हुआ है, हमारे ऊपर हुआ है, हमारे हाथ के ऊपर हुआ है। हमने हाथ से पंच किया दीवार को, तो दीवार ने क्या किया, हमारे हाथ के ऊपर रिएक्शन दिया, हमने क्या किया, एक्शन। सो जो एक्शन और रिएक्शन है वो क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, रिकॉइल ऑफ गन, मोशन ऑफ ए रॉकेट, यानी कि रिकॉइल ऑफ ए गन क्या है, जैसे कि हम जैसे ही शूट करते हैं गन से, तो क्या होता है, एकदम से पीछे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, सो पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है, कि जैसे ही हमने एक्शन किया वो वहां पे क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ है। ठीक है, मोशन ऑफ रॉकेट भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यानी कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था रिकॉइल ऑफ ए गन, यानी कि मान लेते हैं हमारे पास एक गन है और इससे क्या किया, शूट शूट किया गया है। सो जैसे ही यहाँ पे बुलेट जो है वो निकलेगी बाहर, ठीक है, तो एकदम से जो गन है वो क्या होती है, पीछे की तरफ जाती है, और ये कहाँ पे जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि कोई भी एक्शन होने से पहले का जो मोमेंटम है, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम है, वो ऑलवेज क्या होगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। ठीक है, सो एक्शन होने से पहले जो यहाँ पे मोमेंटम था वो कितना था, जीरो था। ठीक है, दोनों मतलब गन क्या थी, रेस्ट में थी। सो एक्शन होने से पहले का जो लीनियर मोमेंटम था वो कितना था, जीरो था। जैसे ही एक्शन हुआ, जैसे ही फायर किया गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, बुलेट जो है वो क्या आ गया, मतलब मोशन में आ गई। ये मोशन में आ गई, मान लो ये किस स्पीड से जा रही है, यहाँ पे v स्पीड से जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितना एक्शन हुआ है उतना ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सो जितना मोमेंटम यहाँ पे इस डायरेक्शन में हुआ है उतना ही मोमेंटम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, नेट जो फाइनल मोमेंटम है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो आई होप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज क्लियर टू ऑल। दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि किसी भी बॉडी का जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या फिर दैट बॉडी। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसका, व्हेन टू स्केटर्स पुश ईच अदर, यानी कि दो देयर आर टू पर्सन स्केटिंग कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। तो एक दूसरे को अगर वो पुश कर रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो दो दो पर्सन स्केटिंग कर रहे हैं और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो पुश करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि मान लेते हैं पहले ये दोनों रेस्ट में थे। सो इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो था। इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। ठीक है, सो फाइनल मोमेंटम जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का जो मोमेंटम है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होएगा, यानी कि मान लो ये भी v स्पीड से है, ये भी v स्पीड से है, मास दोनों का सेम है, तो जो नेट मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, mv माइनस mv इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल तो जीरो था ही क्योंकि दोनों क्या थे, रेस्ट में थे। ठीक है, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मोशन ऑफ ए रॉकेट। मोशन ऑफ ए रॉकेट क्या होता है,
जैसे ही एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, उसमें क्या होता है, फ्यूल होता है। सो वो जो फ्यूल होता है वो क्या करता है, बर्न करता है, और बर्न करके फ्यूल किस तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है। फ्यूल नीचे की तरफ आता है तो नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए, इसीलिए ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन हो रही है। ठीक है। सो दिस इज all for today. I hope all the concepts are clear to. I hope all the concepts are clear. That means इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी हैं, कि फोर्स क्या होता है, तीन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किए हैं, इनर्शिया डिस्कस किया है। सो इन सभी चीजों को डिस्कस करने के बाद आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, किस तरीके से उसका मोशन चेंज होता है। ठीक है। या फिर जो रॉकेट है वो किस तरीके से वर्क करती है, या फिर रिकॉइलिंग ऑफ गन क्यों होता है, गन जो है वो रिकॉइलिंग यानी कि वापस बैक मूव क्यों करती है। ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि जब भी रिकॉइलिंग ऑफ गन होता है, यानी कि जो फायर करते हैं उनको एक एडवाइस दी जाती है कि मान लो अगर बड़ी वाली गन है तो वहां पे जो गन है उसको क्या किया जाता है, शोल्डर के साथ अटैच करके रखा जाता है। ठीक है। शोल्डर के साथ अटैच करके रखने के लिए क्यों बोला जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।